हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। बेसिकली सबसे पहले हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी उस पर बहुत अच्छे से फोकस करने वाले हैं। बिजनेस, कई लोग बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन कुछ, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नॉट बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत सारे बच्चे इसको इस तरीके से यूज करते हैं जो आगे आने वाले टाइम में ठीक नहीं रहता। मतलब अगर कोई सुने तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरी एक बुक है, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Business communication. First of all, we have to understand what is business. Business एक व्यापार, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। बेसिकली वी आर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज या किसी भी चीज में, वो हमारा बिजनेस होगा। और हमें किसी भी बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव बनानी है और कैसे इफेक्टिव होनी चाहिए। इंग्लिश में हाउ वी कैन यूज बेटर कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव आवर बिजनेस। देखिए, कम्युनिकेशन बेसिकली इट्स अ आइडिया एंड प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग वी आर एक्सचेंजिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, तो हम पहले कम्युनिकेशन देख लेते हैं। It is an idea emotion exchange between two or more person। मतलब आप अपना आइडिया, अपने इमोशंस और आपकी जो थिंकिंग है आप उसको एक्सचेंज करते हैं। एंड कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे द मेन एलिमेंट, अगर हम एमबीए के बुक्स के बारे में बात करें तो मेन एलिमेंट्स जो मेन होते हैं, सबसे मेन होता है दैट हाउ यू ट्रीट द पीपल व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग। For example, there are several people who speak like that. There is a this. No. If you are moving your hand, then this posture shows that how confident you are while talking and while communicating. So these things are major and you should understand about that. So this is basically communication. अब बिजनेस में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स को, लिमिटेशंस को, इंपॉर्टेंस को। क्लियर? अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी क्या क्या आती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको आता है बहुत सारी चीजें, आपको अपनी अपनी बुक्स में वो मिल भी जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, because that's really motivate me to make more videos for you. तो बहुत जल्दी से कवर करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है, आपका जो पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ टू पार्टी। बहुत जल्दी से टॉपिक कवर करेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज एक बार आपको समझ में आ गया देन यू आर वेरी मच कंफर्टेबल टू राइट योर आंसर। एक बार फटाक से समझ आ जाए आप लोग आंसर अपने आप लिख लेंगे। बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग, हम सबको पता है। एक्सचेंज ऑफ टू पार्टीज। एक्सचेंज ऑफ टू पार्टीज क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, आप जब भी कम्युनिकेट करोगे किसी के साथ, क्या करोगे? कम्युनिकेट नहीं, कम्युनिकेट। आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे या कम्युनिकेशन करोगे
तो आपको उस समय 1 से 2 बंदे चाहिए। अब अकेला आदमी तो बात नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है, तो हमें 2 बंदे चाहिए या 2 से अधिक। तो एक्सचेंज ऑफ 2 पार्टीज, यहाँ पे 2 पार्टीज लिख दिया, अगर आप इसके आगे लिखोगे एक्सचेंज ऑफ 2 पार्टीज या एक्सचेंज ऑफ 2 और मोर पर्सन तो भी ठीक है, 2 और मोर मतलब 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ 2 पार्टीज। भाई इसी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दिमाग में बैठ गई, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो क्या होता है, ये एक तरीके से बच्चों 2 वे प्रोसेस कहलाता है। ये एक तरीके से 2 वे प्रोसेस कहलाता है। 2 वे, तो 2 वे प्रोसेस कैसे कहलाएगा सर? 2 वे प्रोसेस ऐसे कहलाएगा, मैं आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं आपसे, आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये एक 2 वे प्रोसेस है, 2 वे कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस टॉपिक को कैसे लिखना है इसके बोनस टिप्स जरूर दूंगा, लेकिन वो वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा देखिए। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप मुझे उसका रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, आप उस चीज को बता रहे हैं, तो ये एक तरह का 2 वे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसे हम डिस्कशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बेसिकली वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन में ही आता है। आप डिस्कस कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। इसका नेक्स्ट होगा एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज। ये बहुत अच्छी टर्म है, बट एग्जाम टाइम में बच्चों को याद नहीं रहती है, लेकिन आपको एक ट्रिक अच्छी सी बता दूंगा कि आपको ये टर्म जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज आपको पता रहेगी। ये टर्म में बेसिकली क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज होता है, देखिए हम एक चार्ट से पढ़ते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये सेंडर है, ये अपनी बात रिसीवर को दे रहा है, ये अपनी बात रिसीवर को बता रहा है। तो इस हेडिंग से क्या हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज, एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज। क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? अगर किसी को किसी भी टॉपिक को समझ ना आया हो या कोई भी हेडिंग अगर आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपको आपका सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा। सेंडर अपनी बात रिसीवर को बता रहा है, कैसे बता रहा है, वो उससे कुछ कह रहा है, रिसीवर उसका मैसेज गेन कर रहा है। सेंडर कुछ बता रहा है, रिसीवर उसका मैसेज गेन कर रहा है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज। क्लियर है? ये मैंने आपको भी 4 पॉइंट करा दिए हैं। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, मतलब कि आपको मैं ये बता दूं, 12th क्लास वालों के लिए भी है ये चीज। 12th के सीबीएसई में 12th में ये आता है कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, एक है टॉपिक। उसमें प्रॉपर केस स्टडी पूछ ली जाती है, वर्बल और नॉन वर्बल, because there are 2 type of communication, that is verbal communication and non-verbal. Verbal communication भी होता है और non-verbal communication भी होता है। क्लियर? तो verbal communication में क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरा नोट कर लो यार। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो वर्बली वी आर डिस्कसिंग, अच्छा ठीक है हम वहां गए थे, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अच्छा उसके बाद क्या हुआ जी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा, हाँ जी। तो ये हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमने वर्बली बात की या टेलीफोनिकली बात की। बेसिकली बहुत सारे कॉर्पोरेट में भी लोग काम करते होंगे, तो वो फोन पे बात करता है तो ईमेल पे भी लिखते हैं दिस इज विद रेफरेंस टू द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन।
तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एंड पर्सनल कॉन्वर्सेशन, ये क्या हो गई आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आप वर्बली बात कर रहे हैं। और अगर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपकी नॉन वर्बल, बिकॉज इन दैट टाइम यू आर नॉट स्पीकिंग। जब आप बोल नहीं रहे तो वो आपका वर्बल में नहीं आएगा, वो आपका नॉन वर्बल में आएगा। चाहे आप किसी को पत्र लिख रहे हो, चाहे आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, ट्विटर कर रहे हो, या फिर आप किसी को ईमेल कर रहे हो, वो सब आपका नॉन वर्बल में आएगा। ठीक है। अच्छा, नॉन वर्बल का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली कहां फॉलो होता है, आराम से कह सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मतलब होता दोनों का है, लेकिन इसका मेन यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्बल का होता है बहुत अच्छा रोल, नॉन वर्बल का भी बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट है जितना वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब एक दूसरे के जैसे हैं दोनों। तो ये आप कर लो। आप 5 पॉइंट मैंने आपको करा दिए, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्सल प्रोसेस, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है, किया जाता है, तो इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम अपनी हेडिंग की बात करें, मोड ऑफ क्रिएटिंग लीडरशिप, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, अगर आप इफेक्टिवली बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक वो होता है कि मतलब आप एक लीडरशिप की तरीके से बात कर रहे हैं, तो बहुत अंतर पता चल जाता है। आपने देखा होगा जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो कितने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हैं और सब लोग उस चीज को समझते भी हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कम्युनिकेशन में, आप अपनी बात किस तरीके से रख रहे हैं, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने पॉइंट्स बताए हैं, मैटर ये करता है कि आपने जो 4 पॉइंट्स गिनवाए हैं वो 4 पॉइंट सामने वाले के कितने समझ में आए हैं। क्योंकि अगर सेंडर की तरफ से इफेक्टिव मैसेज ही नहीं गया तो रिसीवर उसको नहीं समझ पाएगा और रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ क्रिएटिंग लीडरशिप। फिर आपका लास्ट आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज अ गोल ओरिएंटेड, मतलब आपके बिजनेस के जो भी गोल्स होंगे वो आप जल्दी से अचीव कर पाएंगे और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपकी चीजों में, आपके बिजनेस से रिलेटेड। तो ये आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहलाता है। चलिए अब फटाफट से हम क्या करते हैं, इसके पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी मतलब कम्युनिकेशन की क्यों हमें जरूरत पड़ती है, क्यों हमें अपने बिजनेस को चलाने में कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। आइए देखते हैं। स्मूथ वर्किंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग होगी। आपको जैसा कि मैं समझाता हूँ, बेसिकली यार देखिए ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, इंटरलिंक्ड होती है। अब क्या होता है एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी। आप इंपॉर्टेंस की जगह एक बारी को कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, लेकिन लिमिटेशंस की जगह नहीं लिख सकते। टीचर पूरा काट देगा, बिल्कुल 0 दे देगा। और कोशिश करो कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग लिखें और इसमें आपका इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंस की हेडिंग लिखें। मर्ज मत करना क्योंकि वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है, मार्क्स उसमें कट पूरे चांसेस हैं। फिर आपका नेक्स्ट होता है हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। भाई कौन हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, कौन सा कोऑर्डिनेशन, कौन हेल्पफुल? तो कौन में आ गया कम्युनिकेशन। किसके उसमें हेल्पफुल है, बिजनेस चलाने के। कैसे है, अगर सपोज कीजिए मैं मार्केटिंग का आदमी हूं और मैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में, इफ यू आर टॉकिंग अपने बिजनेस से रिलेटेड, अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूं और अपने
मैनेजमेंट को ईमेल लिख रहा हूँ कि मतलब मेरे को इतना बिजनेस के लिए इतना माल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टायर्स में डील कर रहे हैं कि भाई मेरे को इतना टायर चाहिए, आप इसका पीओ बना दो जिसे हम परफॉर्मेंस वाइज भी बोलते हैं, या आप इसकी जीएसटी की जो भी डिटेल है आप मुझसे शेयर करो। तो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन हो गया मेरे बीच और मेरे मैनेजमेंट के बीच। तो ये कोऑर्डिनेशन करने में बहुत हेल्पफुल हो गया, इससे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी अचीव कर सकते हैं। हमारे बिजनेस को रन करने के लिए एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे एक और आपको दे दूं, मैं अगर लखनऊ ब्रांच में बैठा हूं और मेरे बॉस कोलकाता ब्रांच में है, तो हम लोग टेलीफोनिकली या ईमेल के थ्रू क्या करेंगे, अपने मैसेज को एक्सचेंज करेंगे। वो मुझे वहां से मैसेज देंगे, मैं यहाँ पे रिसीवर होगा, मैं उनका मैसेज गेन करूंगा, या फिर मैं अपने कलीग्स को या अपने जूनियर्स को यहाँ से बैठा बैठा बॉम्बे मैसेज भेजूंगा, वो वहां से रिसीव करेंगे। तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो गया जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए ठीक रहेगा। इससे ऊपर वाली हेडिंग भी कवर हो जाएगी। जो हमारा ऊपर का बिजनेस अगर आप देखें स्मूथ एंड वर्किंग बिजनेस, तो हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है, हमारी जो वर्किंग है वो स्मूथ हो जाएगी। उसके लिए मुझे पर्टिकुलरली बॉम्बे टू कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा, स्मूथ हो जाएगी। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर आपकी बात करो, इसमें हम और क्या लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस में, आप इसमें और ये भी लिख सकते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन की एक अच्छी हेडिंग है। क्लियर? नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ये भी आपको मैंने अभी बता दिया कि आप इसमें मोटिवेट रहेंगे अगर आप अपनी बात एक्यूरेट परफेक्टली किसी को बता रहे हैं और वो सुन करके आपकी बात रिजल्ट बना रहा है, तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी। देखिए होता क्या है, बात सब करते हैं लेकिन कौन इफेक्टिवली अपनी बात को समझा पा रहा है, ये मैटर करता है। सब लोग अच्छी तरीके से नहीं बोलते, आपको भी पता है, और जो अच्छे तरीके से बोलते हैं उनको लीडर बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। आपने देखा होगा मार्केटिंग के लिए बेसिकली उन बंदों को रखा जाता है जो बहुत अच्छे हैं स्पीकिंग स्किल्स, उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, या उनका अपनी बात को रखना बहुत अच्छा तरीका है, उन लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है मार्केटिंग में। क्लियर? अब आपका आता है इफेक्टिव कंट्रोल। अब देखिए क्या होता है इफेक्टिव कंट्रोल कैसे रहेगा। फॉर एग्जांपल ये दोबारा से देता हूं, अगर मेरी टीम सपोज कीजिए लखनऊ में काम कर रही है और मैं फिलहाल फॉर एग्जांपल मेरठ में भेज दूं, तो मैं यहाँ से ईमेल करूंगा कि जितने भी मेरे कलीग्स हैं या मेरे टीम मेंबर हैं वो टायर नंबर 5 को पूरे मार्केट में इसकी मार्केटिंग करें, या टायर नंबर 6 की सेल कम हो रही है इसकी मार्केटिंग करें। तो अब ये ईमेल मैंने सबको सेंड कर दी है, जितने भी मेरी टीम में 10 लोग थे। अब क्या हुआ, उनको ये ईमेल पता चल गई, उन्होंने पढ़ ली, तो हमारे बीच में कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, जल्दी बताओ, वर्बल हुआ या नॉन वर्बल हुआ? हमारे बीच में नॉन वर्बल हुआ, क्योंकि मैंने जो मैसेज भेजा है वो ईमेल पे भेजा है, राइटिंग में मैसेज भेजा है। क्लियर है? अगर मैं उन्हें फोन पे मैसेज भेजता, फोन पे उन्हें मैसेज देता, इंफॉर्मेशन देता, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन था। क्लियर है? तो अब वो अपना काम करेंगे। टायर नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, टायर नंबर 5 का मार्केटिंग करेंगे। जब वो टायर नंबर 5 की मार्केटिंग करेंगे तो सब में एक कंट्रोल रहेगा मेरे अंडर कि मेरे को पता है मेरी सारी टीम इसकी मार्केटिंग कर रही है, तो एक इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी हेडिंग है, बहुत आसानी से समझ आती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी आपको ट्रेन होना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, अपने स्टाफ को डेवलप करना पड़ता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कॉर्पोरेट स्टाफ में अगर आप किसी से पूछेंगे अपने सीनियर भैया से या दीदी से, तो वो भी आपको बताएंगे कि टाइम टाइम पर हर आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिकली कस्टमर सर्विस वालों को ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, एचएम वालों को जैसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज बेसिकली दे आर डीलिंग इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए डील करते हैं, कस्टमर को बात करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप होटल्स वगैरह में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे कितने अच्छे से वेटर एंड वेट्रेसेस कितने अच्छे से हम लोगों को ट्रीट करते हैं। वो उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। वो कैसे आता है? वो उनकी ट्रेनिंग और उनकी डेवलपमेंट से आता है। ठीक,
टू गेट द अटेंशन बाय द कस्टमर, कस्टमर से अटेंशन लेने के लिए। वो इतने अच्छे से बोलते हैं, पोलाइट बोलते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब हमने इंपॉर्टेंस भी इसकी कर ली है। अब हम इसके वो पढ़ेंगे, लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, सबकी बुक्स में अलग अलग होंगी हेडिंग्स, तो आप हेडिंग्स पढ़ करके पता आपको चल जाएगा लिमिटेशन में बेसिकली क्या होगा। लिमिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है नॉइज लिमिटेशन होती है। बेसिकली सब में कॉमन भी कह सकते हैं, कॉमन बुक्स अगर आपके पास अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स होगी उसमें कॉमन भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुक में नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप यहां से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉइज लिमिटेशन, देखो कभी कभी क्या होता है, हम कितनी पिच से बात कर रहे हैं, किस टोन से किसी से बात कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी बंदे के पास खड़े हुए और आप उससे तेज करके बात कर रहे हैं, चिल्ला तो ये आपको एक बैड इंप्रेशन करता है कि आप इतनी दूर से बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई बंदा आपके पास खड़ा और आप इतना धीरे बोल रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आता, तो ये भी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो मैसेज दे रहे हैं उसे वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप अपनी जो आपकी वॉइस है उसको बैलेंस रखें, ना इतना तेज बोले कि कोई फ्रस्ट्रेट हो जाए आपकी बात से कि भाई दर्द हो रहा है कानों में, धीरे बोलो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ना ऐसा होना चाहिए कि कोई धीरे बात कर रहा और आपको मैसेज ही नहीं समझ में आ रहा। तो आपको अपनी टोन बैलेंस रखनी है बिल्कुल। तो ये तो होगा आपका नॉइज लिमिटेशन। तो अब नॉइज लिमिटेशन की हेडिंग ऐसे करके आप लिखते हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर भी दो तरीके के नॉइज लिमिटेशन होते हैं। एक तो होता है इंटरनल लिमिटेशन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और ये है एक्सटर्नल लिमिटेशन। देखिए, अगर इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो क्लियर करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी जो चेक करेगा उसको बिल्कुल अगर आप क्लियर हेडिंग होगा तो बेटर होगा। इंटरनल नॉइज लिमिटेशन और एक्सटर्नल नॉइज लिमिटेशन। इंटरनल नॉइज लिमिटेशन क्या होता है? इंटरनल होता है हमेशा अंदर का। सपोज कीजिए आपका रूम है, यहां जो नॉइज हो रही है ये हो गई आपकी इंटरनल, और जो आउटसाइड दिस बाउंड्री है वो क्या हो गई आपकी एक्सटर्नल नॉइज। देखिए, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपने देखा होगा जो चैनल्स होते हैं, मीडिया के जो चैनल होते हैं, जो आपके कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं, इस तरीके से उसमें ग्लासेस वगैरह लगाते हैं कि अंदर की आवाज बाहर ना जाए, बाहर की आवाज अंदर ना आए। उसका एक रीजन होता है। उसका क्या रीजन होता है? आप सपोज कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपनी सेल्स को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने मार्केट ग्रोथ को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं अपने कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी टीम के साथ, और बीच में आपको उल्टी सी कोई आवाज सुनाई दे, मतलब कुछ भी हो सकती है, वो स्कूटर की हो सकती है, स्कूटी की हो सकती है, तो उससे क्या होगा, फोकस हट जाता है। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन होती है। तो नॉइज, इंटरनल नॉइज पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर किसी से कम्युनिकेट करें तो इंटरनल नॉइज नहीं आनी चाहिए। एक्सटर्नल नॉइज क्या होता है? ये जो मैंने आपको बताया, स्कूटी की आवाज आ जाती है, या अगर हम घर पे बात कर रहे हैं तो कोई छोटा बच्चा होता है वो पीछे से बोल देता है या कुछ, तो आपका फोकस हट जाता है। वो भी एक तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता। आपको प्रोफेशनल अगर बनना है तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। आप जब भी किसी से बात करें, प्रोफेशनली बात करें, बिल्कुल शांत जगह पे ठीक से समझ से बात करें। जल्दबाजी में कभी भी बात ना करें, क्योंकि इससे हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इंटरनल मतलब बाहर की जो भी नॉइज आएगी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने रूम्स को डिजाइन करते हैं। जब मैं आपको बता रहा था अपने कॉन्फ्रेंस रूम की बात, इंटरनल होता है कि हमारे अंदर की बात बाहर ना जाए, मतलब अंदर अगर कोई नॉइज हो रही है तो वो होती है इंटरनल नॉइज की लिमिटेशन, मतलब अंदर भी कोई ऐसी चीज ना आए, नॉइज ना आए। ये हो गया हमारा लिमिटेशन, ठीक है। अब बोनस टिप की बात है। देखिए होता क्या है, आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन टीचर पूछे तो कैसे आपको लिखना है, मैं आपको वो बताऊंगा। आंसर राइटिंग ये जो बोनस टिप को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोनस टिप्स के साथ साथ आंसर राइटिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आप इस टॉपिक को लिखें
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक लग जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन 15 मार्क्स का होता है, किसी कभी कभी 4 मार्क्स का भी आ जाता है। देखो 4 मार्क्स का अगर आए तो सिंपल आपको लिखना है, अगर आपका क्वेश्चन हो एक्सप्लेन बिजनेस कम्युनिकेशन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिर्फ बिजनेस एक्सप्लेन करना है, उसके बाद कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन को करना है। सबसे बड़ी चीज देखो, फर्स्ट ईयर में जैसे टॉपिक आता है, आपके 12th में टॉपिक आता है, 11th में आता है, एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है कि आप उसको बिजनेस कम्युनिकेशन का कंसेप्ट समझा दो। बात खत्म। कैसे समझा दो? आपने पहले तो समझा दिया बिजनेस क्या है, फिर बता दिया कम्युनिकेशन क्या है, फिर आपने बता दिया बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। अब आप पूछोगे सर जब हम दोनों चीजें बता रहे हैं तो हम तीसरे में दोनों को मर्ज करके क्यों बताएं? देखो रीजन ये है, आपने पहले बिजनेस अपना जो आपका व्यापार है उसको एक्सप्लेन किया है, फिर आपका जो कम्युनिकेशन है आपने उसको एक्सप्लेन किया है। अब आपका बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। और नंबर कैसे आप चाहते हो कि नंबर और अपने कैसे खींच पाओ, इसको रखना डबल इन्वर्टेड कॉमा में। जो भी लिखो इसकी डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखो। बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। और एक और चीज, कम से कम दो ऑथर के नाम के जो आपका वो है डेफिनेशन वो जरूर यूज करना। जैसे आपने बिजनेस कम्युनिकेशन ही लिख दिया, ठीक है। अब आप आंसर शीट के आगे और क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ए.के. जैक्सन, बहुत फेमस राइटर या आपके इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, टी.आर. जैन, वी.के. ओरी, या आप अकाउंट्स की बात करें डॉक्टर एस.सी. शर्मा, टी.एल. ग्रेवाल जी, उन सब की बात करें तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो अगर आप अकाउंट्स का पेपर या इकोनॉमिक्स का पेपर कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू ए.जे. जैक्सन या ए.जे. ग्रांट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगेन अपनी उनके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिख दोगे पॉइंट डाल के। दूसरी बात, फिर अकॉर्डिंग टू विलियम डी, ठीक है, या सर विलियम डी, कुछ भी करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी बात कर दोगे। ये 4 नंबर में इनफ है। अब यही चीज अगर आपकी 15 मार्क्स में आती है, बिजनेस लिखना है, कम्युनिकेशन लिखना है, बिजनेस कम्युनिकेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू दूसरे राइटर का अकॉर्डिंग टू, उसके बाद आप इसका क्या लिख लेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की देखो, जब आप हेडिंग लिखो अंडरलाइन करके डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो आंसर शीट है वो सारी अटेंशन आपकी इन्हीं चीजों पे खींचती है कि कौन सा इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ आपने किस चीज को अंडरलाइन किया है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं, हमें जब ये चीज मिलती है सामने तो हम सीरियसली बहुत इंप्रेस होते हैं और हमें मार्क्स देने में बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उसे पता चल जाता है कि बच्चे ने कंसेप्ट को कंसेप्ट के तरीके से लिखा है, पॉइंट के हिसाब से लिखा है। ऐसा नहीं करा बिजनेस कम्युनिकेशन समझा दिया, उसके बीच में आपने इंपॉर्टेंस की हेडिंग डाल दी, इंपॉर्टेंस की हेडिंग बदल के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल दी, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने लिमिटेशंस भी डाल दी। आप अभी क्लियर नहीं हो, बच्चा क्लियर नहीं है, तो आराम से टीचर समझ जाता है। कोई बच्चा ये ना समझे कि हमें पता नहीं चलता है, किसी और को पता नहीं चलता, टीचर को बिल्कुल पता चल जाता है। तो आप ऐसे ना करें कि आप लिमिटेशन को उठा के इंपॉर्टेंस में डाल रहे हो, इंपॉर्टेंस को उठा के कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल रहे हो। ये बहुत गलत चीज होती है। हाँ, जैसा मैंने अपना आपको अभी 20 मिनट पहले बताया था, जो भी बताया था, कि कभी कभी अगर कोई हेडिंग आपकी स्किप हो जाए तो आप कैरेक्टरिस्टिक की लिमिटेशंस में तो कभी यूज नहीं कर सकते, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स की आप एक बारी को इंपॉर्टेंस में यूज कर सकते हैं।
लेकिन कोशिश करो कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक में लिखो, इंपॉर्टेंस की हेडिंग इंपॉर्टेंस में लिखो, लिमिटेशंस की हेडिंग लिमिटेशंस में लिखो। जो आपको कराया है सिर्फ उसके हिसाब से भी करोगे, बहुत अच्छा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग एक्सप्लेन करोगे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 4 हेडिंग जरूरी है। जैसे इंग्लिश में आपको नोट मेकिंग में वो आप एप्लीकेशन बनाते हो ना, वैसे इसमें ये बहुत जरूरी है। 4 हेडिंग, A B C D, ठीक है। फिर आती है आपकी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस के बारे में आप उसकी 4 लिख दोगे, ठीक है। 1 2 3 4 उसकी लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंस के बाद आप इसकी लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं। लिमिटेशंस में भी आप उसकी A B C D, देखो यार कम से कम आप लोगों को 4 तो लिखनी पड़ेगी। अगर ऐसे लिमिटेशन की आप 1 लिख रहे हो तो ठीक है, अब और कुछ हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हम उस समय भूल गए हैं। और पेपर के एक ही क्वेश्चन पे हम अपना सारा फोकस अगर कर देंगे, मतलब सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो हम आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत लिमिटेड टाइम देना है। अगर आपको ये चीजें टिप्स पे पड़ी हुई होंगी तो आप इसको आराम से लिख देंगे। बिजनेस की आपको डेफिनेशन पता है, विच वी आर डीलिंग, जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है अपने आइडियाज अपने इमोशन को एक्सचेंज करना। फटाफट से रिवाइज करते हैं। लिमिटेशन आपको बता दिया है, आप अपनी हेडिंग से भी पढ़ लोगे। मैंने जो आपको लिमिटेशन पढ़ाई है वो पढ़ाई है नॉइज लिमिटेशन। नॉइज लिमिटेशन जिसके अंदर आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर की आपकी क्या नॉइज लिमिटेशन नॉइज में नहीं होनी चाहिए और एक्सटर्नल में नहीं होनी चाहिए, ये आपकी होगी क्या होगी लिमिटेशन। अकॉर्डिंग टू आप जो भी राइटर पढ़ेंगे, देखिए ये एक एग्जांपल दिए हैं, ये जस्ट कभी आप सोचो कि हम ए जैक्सन जी की पढ़ेंगे या रविंद्र जी की पढ़ेंगे, इट्स नॉट कंपल्सरी। द मेन थिंग इज दैट यू शुड मेंशन ऑल दोस थिंग्स जो भी आपके बुक में होगी, टेक्स्ट बुक्स में होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे हम, जो भी आपको करवाई है, इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे। तो बोनस टिप्स में आपका बस यही था कि आप अपनी आंसर राइटिंग इस टॉपिक की कैसे करते हैं। आपकी आंसर राइटिंग इस तरीके से होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो या आप कुछ भी अपना क्वेश्चन आपको कोई समझ ना आए, कोई हेडिंग समझ ना आए, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।